हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो हमने पिछला पावर एंड एफिशिएंसी ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन सीरीज के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिए अपने नोट्स में, कोलिजन। बच्चों, कोलिजन क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि कोलिजन क्या होता है, तो आप लेम टर्म्स में बोलोगे कि सर कोलाइड करती है बॉडी। कोलाइड क्या? सर जब बॉडी टकरा जाती है एक दूसरे से, उसके बाद सिचुएशन जो होती है, तो हम उस पूरी कंडीशन जो होती है, बॉडीज आई कि कहीं टकराई फिर अलग हो गई या टकरा के जुड़ गई, ये पूरा एक जो कंडीशन है जिसमें ये जो सब चीज़ें हुई हैं, इसको हम कोलिजन बोलते हैं। हम बोल देते हैं कि एक कोलिजन हुआ था, एक टकराव हुआ था दो बॉडीज़ के बीच में। अगर हम फिजिकली बात करें, यहाँ मेंटली आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं हो रही कि कोलिजन हुआ था दो ग्रुप्स के बीच में, मार धाड़ वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ फिजिकल बॉडीज़ की बात हो रही है। हालांकि वो भी फिजिकल बॉडीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स के टर्म्स में बात हो रही है। ठीक है, तो इन जनरल बच्चों कोलिजन की कोई डेफिनेशन, वैसे तो डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक डेफिनेशंस कोलिजन की कोई मैं स्पेसिफाई कर नहीं पाता। हाँ, इन जनरल आप ये बोल सकते हो इफ द मैग्नीट्यूड and direction of the velocity of one body changes due to other body, then we can say that the two bodies suffered collision with each other। मतलब कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। ये u1 स्पीड से थी, ये u2 स्पीड से थी, आई और टकराई। टकराने के बाद ये v1 हो गई, ये v2 हो गई। ठीक है, और हो सकता है ये इस डायरेक्शन में चली गई हो, ये इस डायरेक्शन में चली गई हो, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का, तो हम कह सकते हैं कोलिजन हुआ। अच्छा, इस केस में अगर हेड ऑन कोलिजन हो, सीधा सीधा एक होता है हेड ऑन कोलिजन, जैसे ये केस है, ये टकराई और ये v1 से सेम डायरेक्शन में चलने लगी और ये v2 से सेम डायरेक्शन में चलने लगी। एक होता है ऑब्लिक कोलिजन, ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है कि ये थी ऐसे टकराई और ऐसे चल दी। ये होता है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तीन तरह के हमारे कोलिजन डिफाइंड होते हैं।
पहला होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, तीसरा होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन, जो दूसरा है वो बीच का है। गलत वाला बीच का मत समझ लेना, बीच का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इलास्टिक वाली होती हैं इसमें, कुछ इनइलास्टिक वाली होती है। तो इसको आप बोल सकते हो पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक। तो ये तो एक कोलिजन का इंट्रो था, कोलिजन का इंट्रोडक्शन था ये। तो फिलहाल आप इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो बच्चों यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D। ठीक है, 1D मतलब कि ये बॉडी है एक m1 मास की, जिसकी इनिशियल स्पीड थी u1, ये है m2 मास जिसकी इनिशियल स्पीड थी u2। इस डायरेक्शन में टकराया और टकराने के बाद जब ये टकराया उसके बाद सेम डायरेक्शन में इनकी स्पीड हो गई v1 v2। ठीक है, अच्छा एक बात और, टकराने के लिए अगर कोई चीज़ आगे वाली चल रही है, उसके पीछे एक चीज़ दूसरी चल रही है, तो पीछे वाली चीज़ आगे वाले को टक्कर कम मार सकती है जब पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा हो। इसका मतलब u1 ग्रेटर देन u2 हो। ठीक है, u1 ग्रेटर देन u2 हो। अच्छा यहां पे देखो एक बात, since no external force is acting on system, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा ना बच्चों। क्यों? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था? F external is equals to dp by dt। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम पढ़ा था, ये डिराइव किया था। अब एक्सटर्नल फोर्स हमने कर दिया 0, तो dp इज इक्वल्स टू 0, यानी कि p कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, अच्छा देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, तो m1 का मास इंटू u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही होगा। m1 को हम एक साइड कर लें और m2 को एक साइड कर लें, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2, m2 u2। ठीक है,
अच्छा जरा यहां से m1 कॉमन ले लो, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इलास्टिक कोलिजन वैसे होता क्या है? हेड ऑन कोलिजन है वो तो ठीक है, हेड ऑन कोलिजन है वो ठीक है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है कि जब रिजिड बॉडी हो, या शेप रिटेन कर जाए बॉडी, शेप रिटेन आफ्टर कोलिजन, शेप रिटेन आफ्टर कोलिजन। अच्छा जब इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब एनर्जी भी कंजर्व रही होगी। जब कोई लॉस ही नहीं हुआ एनर्जी का, डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व रही होगी। तो बेटा ये एक हमारा एजम्पशन होता है, इलास्टिक कोलिजन जैसी प्रैक्टिकल में कोई चीज होती नहीं। ठीक है, अच्छा फिलहाल पहले यहां आते हैं, फिर आएंगे हम एनर्जी के बारे में। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। तो अगर मैं आपको मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ये टाइम है, ये मोमेंटम है। इनिशियली मोमेंटम मान लो यहां पर था, कोई पॉइंट था ए, तो इस पॉइंट टाइम टी डैश पर क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है या कंजर्व, कांस्टेंट ही है और कंजर्व्ड भी है। मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन आएगी। कंबाइंड मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है बच्चों, समझ रहे हो? कंबाइंड मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो ये मिटा दूं, ये ड्रॉ कर लिया था ना, ये ड्रॉ कर लिया था। एक काम करो, यहां तक आप नोट कर लो, फिर मैं पूरा रब करता हूं। अगर मोमेंटम इलास्टिक है, अगर मोमेंटम इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, असल में बेटा ऐसा होता क्या है मैं आपको बताता हूं। हम इलास्टिक में क्या मानते हैं, नोट लिखो एक, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन changes but gets back, या लिख सकते हो बट क्या लिख सकते हो, gets conserved after collision when deformation goes off। कहने का मतलब यह है कि ये दो बॉडी थी,
टकराई तो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब ये बॉडी टकराने के बाद अलग होती हैं तो ये अपनी शेप वापस रिगेन कर लेती हैं। रिगेन्स द शेप, ये शेप रिगेन कर लेती हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड मानी जाती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। यहां पे जब डिफॉर्मेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी गिरती है। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कैसा बनेगा बताओ? बिफोर कोलिजन कंजर्व थी तो स्ट्रेट लाइन, ड्यूरिंग कोलिजन कम हुई, फिर रिगेन होनी शुरू हुई और फिर कंजर्व हुई। ठीक है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व्ड है, जो हम मान के चलते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, तेज पढ़ा रहा हूं तो 0.75 स्पीड पे कर लेना बच्चों, थोड़ा धीरे हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूं तो 1.25 कर लो, थोड़ा तेज हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये मिटा दूं, ये ड्रॉ कर लेना, और ये नोट भी, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बच्चों देखो, हाफ 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 कट जाएगा हर जगह, तो मैं इसको ऐसे ही मिटा देता हूं। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन फिर बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट मारते हो। ठीक है, अच्छा देखो, सेम जैसे हमने मोमेंटम में करा था, तो मैं एक काम करता हूं, मोमेंटम वाली जो इक्वेशन थी हमारी, वो मैं हमने उसको इक्वेशन नंबर 3 रखना था, शायद हम रखना भूल गए। मैं उसको यहां लिख देता हूं एक बार। m1 क्या था हमारा? u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन 3 थी बच्चों, सॉरी ये इक्वेशन 1 थी बच्चों। 3 कहां से आएगी सर? 3 अभी 1 तो स्टार्ट हुई नहीं है। देखो, अब मैं m1 टर्म्स को इधर लेके जाऊंगा, m2 टर्म्स को उधर लेके जाऊंगा, फिर मैं m1 कॉमन लूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैंने जब m1 कॉमन लूंगा तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा, और m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जरा लगाओ। u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, ठीक है, इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ठीक है, आया समझ? इसको हम मान रहे हैं बच्चों इक्वेशन 2। जरा 2 डिवाइड बाय 1 करो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है और मैं चाह रहा हूँ कि मिटाने से पहले मैं ये बात दिखा दूँ आपको, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2/1 कर दिया। अगर आप इसको इसके नीचे लेके आओगे तो क्या बनेगा? देखो, m1 इंटू u1 माइनस v1, और इधर अपॉन में आ जाएगा आपका
m2 इंटू v2 माइनस u2। तो ये पूरा टर्म यहां से कैंसल आउट, तो आपका आएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। तो ये हो गया आपका u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। मैंने जिसको इक्वेशन 3 बोला था, असल में ये है हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो, दो बॉडीज हैं u1 u2, ये इनकी इनिशियल कंडीशन है। u1 माइनस u2 क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यही होगा ना काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग। काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं? u1 माइनस u2। सिमिलरली इधर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, आई होप आप लोगों को बोर्ड का कोना दिखाई दे रहा होगा, ये लिखना जरूर, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन is equals to relative velocity after collision। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी थी, वही रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कोलिजन के बाद होगी। u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? नोट कर लो इसको।